जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं संविधान। आखिर संविधान क्या है, संविधान की क्या विशेषता है और भारतीय जो संविधान है, आखिर भारत का संविधान कैसा है, भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो इसके पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पिछले सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका हल्का सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो देखो कल हम लोग ने पढ़ा था, राज्य व्यवस्था क्या, व्हाट इज पॉलिटी। देखो राज्य व्यवस्था हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, राज व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस व्यवस्था। मतलब राज का मतलब हो गया कि फलाना व्यक्ति जो कहते हैं ना उस पर राज कर रहा है, शासन कर रहा है। तो राज व्यवस्था का मतलब हो गया शासन व्यवस्था, और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के सहारे राज्य व्यवस्था होता है, संविधान के सहारे सरकार शासन व्यवस्था चलाती है ना। राज का शासन व्यवस्था चलाती है, उस कंट्री का, उस देश का शासन व्यवस्था चलाती है। कहने का मतलब राज्य व्यवस्था चलाने के लिए, शासन व्यवस्था संचालन करने के लिए संविधान की अति आवश्यकता होती है, मुख्य भूमिका होती है। यहाँ देखो मैंने नोट करके आपको लिखवाया था, संविधान के बिना राज्य व्यवस्था संचालन करना एकमात्र कल्पना है, सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना ही है। संविधान के बिना अगर शासन व्यवस्था अगर चलाया जा सकता है तो वो एक कल्पना है। पूछो क्यों कल्पना? इसलिए है कि देखो संविधान ही नहीं है, वहाँ राजा जो भी वहाँ शासक है, प्रधानमंत्री हो गए या राष्ट्रपति हो गए, जो भी वहाँ की सरकार है, अगर वहाँ संविधान ही नहीं है तो सरकार कैसे वहाँ के शासन व्यवस्था चलाएगी? कल्पना करने की कोशिश करो। हो सकते है वहां सरकार अगर संविधान के बिना, या संविधान है, संविधान के दायरे में काम नहीं कर रही है, तो वो सरकार एक तानाशाही के रूप ले सकती है, निरंकुश के रूप में ले सकती है। तो जहां संविधान नहीं है, बिना संविधान के अगर शासन व्यवस्था अगर चलाया जा रहा है, राज्य व्यवस्था अगर चलाया जा रहा है, तो वो एक सरकार कैसी सरकार है? वो एक तानाशाही सरकार है, वो एक निरंकुश सरकार है। क्योंकि संविधान के बिना राज्य व्यवस्था का संचालन करना एक कल्पना है, सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। अगर संविधान के बिना अगर शासन व्यवस्था चल रहा है तो वो एक राजतंत्र है, वो एक राजा का तंत्र है, वो एक राजा का शासन किया जा रहा है। राजा का शासन, ये जरूरी नहीं है कि राजा, जहां राजा का शासन चल रहा है, जरूरी है कि वहां लोकतंत्र भी हो सकता है। तो संविधान के बिना राज्य व्यवस्था संचालन करना एकमात्र कल्पना है, सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। ऐसे क्यों? मैं देखो आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस देश में, जिस कंट्री में संविधान नहीं है, वहां का जो शासक है और राज्य व्यवस्था का संचालन करने की कोशिश करता है, शासन व्यवस्था चलाने की कोशिश करता है, तो वो आगे चल के तानाशाही बन सकता है, निरंकुश बन सकता है, क्योंकि संविधान ही नहीं है। वो संविधान ही है जो वहाँ, जो उस सरकार के, उस देश के सरकार के, तो वो संविधान ही है सरकार के दायित्व के बारे में बताता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, उसके शक्तियों के बारे में बताता है कि आखिर ये सरकार की ये शक्ति है, राज्य सरकार की ये शक्ति है, केंद्र सरकार की ये शक्ति है। अगर वहाँ संविधान ही ना हो, केवल वहाँ पर शासक हो, केंद्र स्तर पर शासक हो या राज्य स्तर पर शासक हो, ये कहना उचित नहीं है। केवल एक शासक हो, केवल एक सरकार है, वहाँ संविधान ही नहीं है, तो वो एक राजतंत्र हो सकता है, राजा का तंत्र हो सकता है। राजा का वहां तानाशाही चलेगा, वो राजा एक निरंकुश बन सकता है, तानाशाह बन सकता है, क्योंकि संविधान ही नहीं है। संविधान ही तो है जो आपको बताती है कि आपके पास ये शक्ति है, आपका ये पावर, आपका ये दायित्व, आपके पास ये संविधान ही तो है जो आपको बताता है कि आपके पास ये शक्ति है, ये दायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर संविधान ही नहीं होगा तो फिर राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? तो कहने का मतलब संविधान के बिना राज्य व्यवस्था का संचालन करना, मतलब शासन व्यवस्था का संचालन करना एकमात्र कल्पना है। यदि संविधान नहीं है फिर भी शासन व्यवस्था का चलाया जा रहा है, तो हो सकता है वहां की जो सरकार है वो एक तानाशाही हो सकती है, तानाशाही के रूप ले सकती है, निरंकुश का रूप ले सकती है। इसलिए संविधान होना बहुत जरूरी है। तो राज्य व्यवस्था में इसके बाद मैंने बताया था, राज्य व्यवस्था में जो राज्य है, तो शासन व्यवस्था बोलो या राज्य व्यवस्था बोलो, बात देखिए। तो राज्य व्यवस्था में जो ये राज्य है, राज्य का इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट। मैंने आपको बताया था ना, ये स्टेट, ये कौन सा स्टेट है? यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं है। ये स्टेट ये संबोधित करता है किसी देश को, किसी राष्ट्र को। अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो वहाँ देश, राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ राज्य, स्टेट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आखिर ये राज्य क्या? राज्य क्या?
तो मैंने आपको बताया ना राज्य की को यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है कि व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है। तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का एक विशेष और निश्चित अर्थ होता है। राज्य शब्द का अर्थ है एक निश्चित क्षेत्र, एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, उसके भीतर एक स्वतंत्र सरकार होना चाहिए, सॉवरेनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम सरकार होनी, फ्रीडम गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके तहत राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय होने चाहिए, लोगों का एक समुदाय होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब एक ये हो गया, दूसरा सरकार हो गया, तीसरा ये फ्रीडम या कह लो सॉवरेनिटी हो गया। सॉवरेनिटी का स्पेलिंग होता है GNTY, थोड़ा सा उटपटांग इसका मीनिंग है। सॉवरेनिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लास्ट में हो गया पॉपुलेशन। तो ये मैंने 4 तत्व बताया था। अगर जहां भी 4 तत्व दिख जाए आपको, कौन कौन सा, एक ज्योग्राफिकल एरिया क्षेत्रफल होनी चाहिए, दूसरा नंबर स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए। स्वतंत्र सरकार कहने का मतलब आंतरिक निर्णय, मतलब उस देश की आंतरिक निर्णय लेने के लिए और बाहर निर्णय लेने के लिए किसी का दबाव महसूस ना करना है ना, किसी का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी से परमिशन लेना चाहिए, नहीं तो किसी से आदेश लेने की आवश्यकता पड़े। अगर ऐसा है तो वो क्या है, वो एक स्वतंत्र सरकार है, वो एक फ्रीडम गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है उस सरकार के पास, सवर्ण है। तो कहने का मतलब एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया होनी चाहिए, स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए और लास्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर ये 4 तत्व है तो वो एक क्या है, राज्य। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या भारत एक राज्य है? कल्पना करो, क्या भारत एक राज्य है? भारत तो एक देश है, मुझे पता है, एक राष्ट्र सभी को पता है, मुझे नहीं सभी को पता है। तो क्या भारत एक राज्य है? क्या भारत एक स्टेट हो सकते हैं? देखो अब मैथ में अब RHS इजिकल टू LHS करते हो ना, तो मैंने भारत इजिकल टू मैंने क्या लिखा, राज्य। क्या भारत राज्य हो सकता है? देखो राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पहला नंबर ज्योग्राफिकल एरिया है ना, जो एक क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या भारत के पास क्षेत्रफल है? हाँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल भी है। क्या स्वतंत्र सरकार है? जी बिल्कुल, सरकार भी है, केंद्र स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है। क्या स्वतंत्र है? हाँ बिल्कुल स्वतंत्र है, आंतरिक निर्णय लेने के लिए और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, पूरी तरीके से फ्रीडम है सरकार के पास। कोई भी निर्णय, मतलब किसी प्रकार का कुछ भी निर्णय ले सकती है सरकार, फ्रीडम है, आराम से है ना, निर्णय आराम से ले सकती है। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं पॉपुलेशन। क्या भारत के पास पॉपुलेशन है? इसमें तो मैं क्या ही बोलूं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी आबादी है कि कुछ कहना संभव नहीं है। तो क्षेत्रफल भी है, स्वतंत्र सरकार भी है और पॉपुलेशन भी, चारों तत्व है भारत के पास। इसलिए इस दृष्टिकोण से, इस डेफिनेशन के तहत हम बोल सकते हैं कि हाँ भारत एक राज्य है। हो गया प्रूफ। राइट हैंड साइड मतलब RHS इजिकल टू LHS प्रूफ हो गया, मतलब भारत भी एक राज्य है। तो ये कब ये 4 तत्व कब दिए गए थे? तो मैंने बताया था 1933 अधिनियम में। दक्षिण अमेरिका क्या साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी का नाम से, शहर के नाम से जाना जाता है, मोंटेविडियो कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, मोंटेविडियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े राजनेता लोग आए थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग आए थे, फिलोसोफर लोग आए थे, जो राजनीतिक विज्ञान में काफी बड़े बड़े जो थिंकर्स हुए हैं, वो सारे उसमें सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में आए थे और आपस में डिबेट किए, वार्तालाप हुआ, आपस में बातचीत हुआ और अंतिम में निष्कर्ष निकला कि राज्य कहलाने के लिए कुल कितने तत्व की आवश्यकता पड़ती है? जब 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ज्योग्राफिकल एरिया होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब संप्रभुता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्रता उनके पास, सरकार के पास होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते, कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है, जनता भी होती है, किंतु भूभाग नहीं होता। देखो एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जब चाइना आक्रमण कर रहा था तो तिब्बत वाले क्षेत्र पे वहां पर दलाई लामा थे। तो दलाई लामा चीनी आक्रमण, जो चाइना आक्रमण कर रहा था, अटैक कर रहा था, उसके बचने के लिए, चाइना से बचने के लिए भारत की ओर आते हैं। भारत में से उनको शरण लेना पड़ता है। तो कहाँ जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं शरण लेने के लिए। केंद्र सरकार परमिशन दे देती है कि चलो ठीक है, भारत में शरण दिया जाता है। भारत एक वसुदेव कुटुंबकम है, कहा जाता है ना, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा सृष्टि, पूरा हमारे क्या है, वसुदेव कुटुंबकम है, मतलब कुटुंब के समान है, मेहमान के समान है, गेस्ट के, अतिथि के समान है। अतिथि देवो, भारत एक अतिथि देवो भव है, तो सम्मान किया जाता है। तो जो दलाई लामा थे, उनको जब चाइना अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो दलाई लामा भारत में शरण उनको लेना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में उन्होंने शरण लिया। तो केवल दलाई लामा, जो वहाँ के जो शासक थे, केवल दलाई लामा ही नहीं आए थे, उनके साथ बहुत सारे, मतलब उनके साथ में बहुत सारे लोग भी आए थे, उन्हीं के क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए थे। तो उनके पास क्या क्या था? देखो उनको एक भूभाग, एक क्षेत्रफल अलॉट कर दिया गया था और शासक के रूप में खुद दलाई लामा भी थे और उनके पास पॉपुलेशन भी थी, थोड़ी सी आबादी भी थी। वो तीनों तत्व इनके पास मौजूद था, लेकिन उनके पास सॉवरेनिटी नहीं था, स्वतंत्र नहीं थे। वो आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि वो किसी दूसरे देश के शरण में थे, है ना, किसी दूसरे सरकार के शरण में थे। तो इसलिए उनको कुछ निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार से, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से उनका परमिशन लेनी पड़ती थी। किनको? दलाई लामा को। तो उनके पास क्षेत्रफल भी था,
जब उनको जब श्रम दिया गया तो उनको कुछ क्षेत्रफल भी दिया गया, तो उनके पास क्षेत्रफल भी आ गया। पॉपुलेशन, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लाए थे, तो उनके पास पॉपुलेशन भी थी, थोड़ा आबादी भी था, और शासक के रूप में खुद दलाई लामा थे, खुद सरकार वहां चला रहे थे। लेकिन उनके पास सॉवरेनिटी नहीं थी, उनके पास फ्रीडम नहीं था, स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 तत्व मौजूद होता है लेकिन चौथा तत्व मौजूद नहीं होता हमारे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों की जो आवश्यकता पड़ती है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वह सॉवरेनिटी, वह स्वतंत्रता, इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीडम, वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास क्षेत्रफल है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, लेकिन आपके पास पॉपुलेशन ही सॉरी आपके पास सॉवरेनिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो आपके ये राज्य कहलाने के जो 4 तत्व जो दिए गए हैं, अगर एक तत्व की अगर कमी पड़ती है तो ये राज्य कहलाने की जो शर्त है वो अधूरी रह जाएगी। तो 1947 से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 1947 से जब भारत को जब आजादी मिली थी, आजादी मिलने से पहले कल्पना करो कि उस समय भारत क्या एक राज्य था, राज्य कहला सकता है उस समय? तो कल्पना करो क्या उस समय क्षेत्रफल था? हाँ बिल्कुल क्षेत्रफल था। देखो जैसे पहले क्षेत्रफल था वही तो आज क्षेत्रफल है ना। तो आजादी से पहले 1947 से पहले पूरा उस समय तो अखंड भारत था, पाकिस्तान भी भारत में ही शामिल था। पाकिस्तान तो मतलब आजादी 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1947 के बाद जब 1947 जब भारत की आज़ादी मिली तब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब जाकर उसके बाद बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। तो कहने का मतलब उस समय तो अखंड भारत था, तो उस समय क्षेत्रफल भी था हमारे पास। कब? 1947 के पहले मैं बात करूं, आजादी से पहले की मैं बात करूं, क्षेत्रफल भी था, सरकार के रूप में शासक थे, है ना, शासक भी थे वहां पे, बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। तो क्षेत्रफल भी था, सरकार भी थी, और हमारे पास जनसंख्या भी थी, आबादी भी थी, पॉपुलेशन भी थी। लेकिन हमारे पास फ्रीडम नहीं था, आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए हमारे पास वो आज़ादी नहीं थी, क्योंकि हम किसके गुलाम थे? हम ब्रिटिश के गुलाम थे, हम अंग्रेज के गुलाम थे, इसलिए हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। तो उस समय 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था, भारत एक राज्य नहीं था। कब? 1947 से पहले। लेकिन जैसी आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली, तो हमारे पास सवर्निटी आ गई, संप्रभुता आ गई, हम लोग संप्रभु हो गए। संप्रभु मतलब स्वयं के मालिक, है ना, अपने नियम कानून स्वयं बना सकते हैं, आंतरिक निर्णय लेने के लिए और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार से राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण हो गया सॉवरेनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। अब बात करते हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटी, हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड पॉलिटी, हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो राज्य व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, देखो इसको इस प्रकार से समझो कि राज्य व्यवस्था संचालन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? संविधान। अगर राज्य व्यवस्था अगर चलाना है, शासन व्यवस्था चलाना है, तो संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर संविधान ही ना हो तो क्या राज्य व्यवस्था चल सकता है? जी नहीं। तो कहने का मतलब हमें ये डायरेक्ट इशारा कर रहा है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ तो क्वेश्चन है हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे जानने के लिए, इस प्रश्न का हल उत्तर जानने के लिए हमें चलना होगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में 1608 रख लो, 1608 क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1608 ईस्वी में। पहला जो ब्रिटिश था या ब्रिटिश व्यापारी था जो भारत में आया था, वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस था जो जहांगीर के दरबार में गया था, 1608 ईस्वी में आया था और जहांगीर के दरबार में गया था। तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है कि हमें पॉलिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, या यूँ कह लो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि उस समय 1947 से पहले आज़ादी, क्योंकि संविधान बनकर रेडी 1949 में हुआ था और 1950 में लागू हुआ था। तो 1947 से पहले भारत के पास एक लिखित डॉक्यूमेंट के फॉर्म में संविधान नहीं था, लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लिखित संविधान नहीं था हमारे पास 1947 से पहले। हमें इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें जाना होगा 1608 ईस्वी में, 1600 लेकर के 1608 ईस्वी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1608 ईस्वी में। और जो पहला जो अंग्रेज भारत में आया था वो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस ही जो पहला जो ब्रिटिश जो व्यापारी था जो जहांगीर के दरबार में गया था, उत्तर भारत के जहांगीर के दरबार में गया था, मुगल दरबार में गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल दरबार में, जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम ब्रिटिशर कौन था, प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कौन था, प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? तो वो था कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में उसका आगमन हुआ था और पहला व्यक्ति जो था वो कैप्टन हॉकिंस था। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि सर जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो 1947 के बाद हमारा जो संविधान, जो 1946 के बाद संविधान का जो लिखन जो है ना, संविधान सभा का निर्माण किया गया, उसके बाद संविधान सभा के द्वारा 1949 में संविधान बनकर रेडी हुआ और 1950 ईस्वी में संविधान को लागू किया गया था। 49 में रेडी हुआ था और 50 में लागू किया गया। लेकिन 1947 से पहले, आज़ादी से पहले हमारे पास, भारत के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, लिखित संविधान नहीं था।
तो उस समय अंग्रेजों ने जो आए थे व्यापारी के वेश में, वो दरअसल में एक लुटेरे थे। 17वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, ब्रिटिशर का आगमन होता है, इन अंग्रेजों का आगमन होता है, तो उड़ते ही सोने की चिड़िया, जो भारत को उड़ती हुई सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो इन्हीं चिड़िया के पंख ही लोग नोच लेते हैं। उड़ती हुई सोने की चिड़िया का पंख ही लोग नोच लेते हैं। तो ये बात था 1616 से 8 ईस्वी तक। 1608 इनकी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और 1608 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था। तो उस समय भारत में कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं था, लिखित संविधान नहीं था, लेकिन जैसे भारत में लोग आते हैं, व्यापारी के वेश में आते हैं लोग, ये लोग ट्रेड करने, व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, धीरे 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 धीरे। उस समय तो देखो मुगलों का समय चल रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और मुगल काल का शुरुआत हो जाता है उत्तर भारत में। तो 1526 से लेकर के 1707 जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, तो इस समय मुगल काल पीक पर होता है, काफी मतलब सैन्य शक्ति इनका काफी मजबूत होता है। तो इस समय अंग्रेज लोग इनसे मुकाबला नहीं कर पाते, तो ये आराम से धीरे धीरे व्यापार करते रहते हैं, धीरे धीरे व्यापार करते रहते हैं। और यहाँ से सारी धन संपदा, जो भी यहाँ की जो सारी धन संपदा है, जितने भी हीरे सोने चांदी सारे के सारे लूट करके अपने देश, अपनी कंट्री ब्रिटेन ले जाने लगते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ रहा था, धीरे धीरे व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे मुगल की सत्ता कमजोर होने लगी, मुगल की ताकत कमजोर होने लगी, इनका पतन होने लगा 1707 ईस्वी के बाद, ये लोग अपना रौद्र रूप में आ गए, ये लोग अपना असली रंग चेहरा दिखाने लग गए। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजी जो व्यापारी कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी थी, है ना, ब्रिटेन से लंदन, उसे अभी तो वर्तमान समय तो इस समय इंग्लैंड कहा जाता है, इंग्लैंड कहा जाता है, लेकिन उस समय ब्रिटेन कहा जाता था, ब्रिटेन। ये लोग इतना बदनाम हो गए थे कि इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया। सोचो, ये लोग इतना इतने बदनाम हो चुके थे, ब्रिटिशर इतने बदनाम हो चुके थे कि इन्होंने अपना नाम ही बदल लिया। क्या नाम रखा गया? इंग्लैंड। ब्रिटिश से क्या हो गया? इंग्लैंड हो गया। आप लोग जब भी वर्तमान समय देखते हो, आईपीएल वगैरह मैच देखते हो, तो उसमें पता चलता है कि देखो इंग्लैंड काफी मजबूत टीम है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये सब काफी मजबूत टीम है। मैं हल्का सा मैच कभी मैं जो फाइनल होता है मैं मैच देख लिया करता हूँ। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो 1600 से लेकर के 1616 ईस्वी में इसका स्थापना होता है और 1608 ईस्वी में आगमन होता है। ये भारत में आते हैं। पहला कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। तो 1526 से लेकर के 1707 में उस समय मुगल काल चल रहा था, मुगल काल चल रहा था। तो हैंडराइटिंग मेरा इग्नोर करो, बचपन से मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है। तो 1526 से लेकर 1700 के साथ के बाद मुगल काल का पतन होना शुरू हो गया। अब जैसे ही मुगल काल इसका पतन होना शुरू हो गया, मुगल शक्ति कमजोर होने लग गया, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अपनी शक्ति, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो समय आता है 1757 ईस्वी, जो होता है प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। तो 1757 के बाद जैसे ये प्लासी का युद्ध जीतता है कौन? उस समय रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। उस समय ये प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में होता है। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला आता है। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, बहुत लंबा युद्ध होता है, लंबा युद्ध नहीं, बहुत छोटा युद्ध होता है, माफ करना, बहुत छोटा युद्ध होता है। बहुत ही कम समय में ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो पूरे बंगाल पर जब जैसे ये शासन इसके हाथ में आ जाता है, अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है शासन, तो कठपुतली नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। उस समय जैसे ही कठपुतली नवाब बनाया जाता है, सारा दीवानी अधिकार कौन रख लिया? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव सारा दीवानी अधिकार रख लिया, सारा टैक्स का पैसा रख लिया, और प्रशासन किसे सौंप दिया? मीर जाफर को, जो कठपुतली नवाब था, केवल इशारों पे चलने वाला नवाब था, शासक था बंगाल का। तो ऐसे कंडीशन में पूरे बंगाल में अराजकता फैल गई, पूरे के बंगाल क्षेत्र में अराजकता फैल गई, भूखमरी फैल गई। यहाँ लोग मतलब भूख के मारे तड़पने लगे, हाहाकार, बहुत मतलब अकाल पड़ने लगे, हाहाकार मचने लग गया, अराजकता इतने चरम सीमा पर पहुंचे कि मत पूछो। यहाँ लोग भूख के कारण लोग मरने लग गए। तो पहला तो यहाँ कंडीशन एक बहुत बुरी हालत देखने को यहाँ पे मिली। 1757 प्लासी का युद्ध, जो बंगाल में द्वैत शासन जो उत्पन्न हो गया था वहाँ पे। 1764 में जब बक्सर का युद्ध जीता गया, तो भारत की जो 3 बड़ी सेना थी, मुगल सेना थी, और अवध के नवाब था, और बंगाल का नवाब था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों भारत की 3 बड़ी सेना को हरा करके उस समय 1764 ईस्वी में जब ये हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार इस प्रकार से समझो, मेरे डायग्राम बनाना नहीं आता, इस प्रकार से समझना, समझो ये बिहार है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बक्सर। तो बक्सर वाले क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था, 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। तो इस समय कौन कौन लड़ रहा था? तो बक्सर का युद्ध, उस समय भारत की 3 बड़ी सेना थी, मैंने आपको बताया, मुगल बादशाह, अवध के नवाब और
बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और उस समय अंग्रेज से लड़ने वाला व्यक्ति कौन था, अंग्रेजी व्यक्ति कौन था, अंग्रेजी सेना कौन था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के द्वारा ये युद्ध जीता गया 1764 ईस्वी में। तो भारत की तीनों सेना को हरा करके पूरे भारत को कंट्रोल कर लिया। और भारत को कंट्रोल करने के बाद उसके बाद जो लूटना, वो यहाँ से लूटपाट करना जो शुरुआत किया गया, कहने का मतलब 1764 से लेकर के 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद से लेकर के 1947 तक सोचो, अगर इसको हम यहीं से अगर काउंट करते हैं तो 17 2 19 17 लगभग 200 वर्षों तक 200 वर्षों तक भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा। और 200 वर्षों में भारत को इतना नोचा, इतना लूटपाट के यहाँ से करके गया कि मतलब यहाँ तक कि जो कोहिनूर का हीरा है, भारत में जो कोहिनूर का हीरा जो निकला था, आप लोग बताना कोहिनूर का हीरा कहाँ निकला था भारत में। तो कोहिनूर हीरा आज भी वर्तमान समय जो इंग्लैंड में जाओगे, इंग्लैंड में देखोगे जो कोहिनूर का हीरा जो वहाँ पर ले जाया गया, आज भी वो भारत का ही है, भारत का ही वो संपत्ति है, भारत का ही वो कोहिनूर हीरा है। तो इतना लूटपाट इसने किया। तो कारण यही था, उस समय क्या नहीं था, उस समय संविधान नहीं था। उस समय जब संविधान नहीं था तो उस समय शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं हो रही थी, केंद्र सरकार नहीं था। और वर्तमान उस समय अगर छोटे छोटे अगर प्रांत स्तर पर भी देखा जाए, जैसे कि ये भारत था, तो उस समय अवध का अलग, वो मुगल बादशाह अलग, बंगाल का नवाब अलग, इसमें मद्रास अलग, बम्बई, मतलब कहने का मतलब सब छोटे छोटे प्रांतों में, सब छोटे छोटे क्षेत्रों में सब अलग अलग शासक बटे हुए थे और आपस में इनका जम नहीं रहा था। मतलब आपस में लोग लड़ाई लड़ते झगड़ते रहते थे और केंद्र स्तर पर कोई शासक थे नहीं, केंद्र स्तर पर कोई सरकार नहीं था और संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी, लिखित संविधान नहीं थी, यहाँ पर राजतंत्र चलता था। तो अंग्रेजों ने देखा कि इन जो राजाओं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए, इनका आपस में मेल नहीं है, इनका आपस में बनता नहीं है, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इन लोगों को तालमेल करने के लिए केंद्र सरकार होना बहुत जरूरी था, ताकि इन लोगों पर रेगुलेट कर सके, इन लोगों को अपने रेगुलेट कर सके, ताकि ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो केंद्र सरकार होना बहुत जरूरी है। और उस समय केंद्र सरकार था नहीं, क्योंकि संविधान नहीं था, क्योंकि संविधान में तो वर्णन होता है ना कि राज्य की देखो ये शक्ति है, केंद्र की ये शक्ति है, केंद्र इस स्तर पर कानून बना सकते हैं, राज्य इस स्तर पर कानून बना सकती है, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। आप लोग संविधान में पढ़ोगे, मैं आगे बताऊंगा। तो उस समय संविधान नहीं था, केंद्र सरकार नहीं था, तो बाह्य शक्ति आराम से अटैक कर सकती। सोचो अगर उस समय केंद्र सरकार होती तो ये जो प्रांतीय जो शासक है, जो प्रांत लेवल पर या क्षेत्रीय स्तर पर लोग जो शासक है, ये आपस में अगर लड़ाई झगड़ा भी करते तो इस मैटर को, इस प्रॉब्लम को, समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार सामने आती और समस्या का समाधान करती। इसके अलावा जो बाह्य शक्ति है, जो दूसरे देश से या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था, उसको भी कंट्रोल कर लेती केंद्र सरकार। लेकिन उसमें केंद्र सरकार नहीं था, क्योंकि केंद्र सरकार देखो जो उस समय मुगल काल चल रहा था, जब मुगल काल पीक पर चल रहा था, जो उनकी जब सैन्य शक्ति मजबूत थी 1707 ईस्वी में, जैसे ही अंग्रेज का औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में उसके बाद मुगलों का पतन हो जाता है। जैसे ही मुगलों का पतन होता है तो उत्तर भारत में सैन्य शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ तो केवल व्यापारी के वेश में थे, है ना, उस समय तो व्यापार कर रहे थे, व्यापार के उद्देश्यों का व्यापार चल रहा था। लेकिन 1707 के बाद 1757, इसके बाद हम देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, पूरा बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लेता है, पूरा बंगाल को पूरा दीवानी अधिकार उसके पास चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। बंगाल में द्वैत शासन उत्पन्न हो जाता है और द्वैत शासन की वजह से कैसे भुखमरी और अराजकता फैल जाती है वहां पे। उसके बाद आता है 1764 ईस्वी में भारत के 3 बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा करके, परास्त करके, हेक्टर मुनरो जो युद्ध में जो जीता था 1764 बक्सर के युद्ध में, तो तीनों भारत की 3 बड़ी बड़ी सेना हरा करके पूरे भारत को कंट्रोल कर लेता है। तो इस प्रकार से पूरा भारत में फैल करके और अपने वर्चस्व कायम यहाँ पर कर करके, और यहाँ से लूटपाट, असली लूटपाट, वास्तविक रूप से लूटपाट यहाँ से शुरू हो जाता है। और यहाँ पर है ना, अंग्रेजों का पहले तो आए थे व्यापारिक उद्देश्य, है ना, व्यापारिक उद्देश्य आए थे, यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, बिहार से चीन के साथ व्यापार कर रहे थे, चाय का व्यापार कर रहे थे और काली मिर्च का व्यापार कर रहे थे, गरम मसाला का व्यापार कर रहे थे, सूती वस्त्रों का व्यापार कर रहे थे, ये तमाम प्रकार का व्यापार चल रहा था। लेकिन 1757 और 1764 ईस्वी के बाद वो एक व्यापारिक कंपनी न रह करके बल्कि एक प्रशासनिक मतलब प्रशासन, यहाँ पर प्रशासन करने लग गए, यहाँ पर शासन करने लोग यहाँ पर लग गए। और शासन संविधान के अनुसार नहीं, वो अपने मन मुताबिक के अनुसार शासन यहाँ करने लगे। हमें 200 वर्षों तक गुलाम बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा हम लोग 200 वर्षों तक गुलाम बनाया गया था। तो आई बात समझ में, संविधान, उस समय संविधान नाम की चीज नहीं थी, तो संविधान न रहने के कारण हम लोग का शासन व्यवस्था अच्छा सा हो नहीं पाया। शासन व्यवस्था, संविधान नहीं था तो शासन व्यवस्था अच्छे से हो नहीं पा रहा था, शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इसी बात का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और 200 वर्षों तक हमें गुलाम बना कर रखा। तो कहने का मतलब किसी भी देश का
अच्छे से शासन व्यवस्था हो सके, राज्य सरकार अच्छे से काम कर सके, दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो इसके लिए केंद्र सरकार का निर्माण किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास क्या शक्तियां होनी चाहिए, इन दोनों की क्या दायित्व होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इस सारा के सारा नियम कानून कहाँ बनना होता है, ये सारी की सारी बातें का उल्लेख होता है, ये सभी चीजों का उल्लेख होता है संविधान में। भारतीय संविधान में आप जैसे पढ़ोगे तो सारा चीजों का उल्लेख मिलेगा आपको। तो उस समय संविधान नहीं था, संविधान ना रहने के कारण यही समस्या होने को मिला यहाँ पे। तो उस समय संविधान था नहीं, तो यही बात का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था और हमें 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। 1757 से लेकर के 1947 तक लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। तो आई बात समझ में कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ती है ताकि हमें केंद्र सरकार का निर्माण कर सके और राज्य सरकार का निर्माण कर सके। राज्य सरकार से अगर कोई गलती होती है या दो राज्यों के बीच में कोई अगर मतभेद होता है या कोई समस्या उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार उस समस्या को सुलझाती है। इसके अलावा कोई बाह्य शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण न करे, हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर आक्रमण न करे, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके, एक अच्छे राज्य का निर्माण हो सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके और यहाँ पर सभी लोगों का सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक कल्याण हो, इसलिए हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं, नोट करके लिखो यहाँ पे, कहाँ गया था क्वेश्चन, हाँ ये रहा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये रहा, हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो कैसे रफ करें, ये रहा, चलो ठीक है, इसको हटाओ ऐसे। चलो भैया देखो यहाँ पे, चलो यहाँ हो जाएगा। हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए आवश्यकता पड़ी ताकि हमें राज्यों के बीच, राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो सके। दो राज्यों के बीच विवाद न हो और कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके और चौथा नंबर में सामाजिक और आर्थिक विकास हो। सामाजिक व आर्थिक विकास लिख लेना यहाँ पे। देखो चेंज हुआ, अरे चेंज हो जा, अच्छा ये चेंज हो। तो देखो पहला नंबर, राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो सके, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया दो राज्यों के बीच विवाद ना हो, है ना, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तीसरा नंबर में हो गया कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। चौथा नंबर में हो गया सामाजिक व आर्थिक विकास, है, सामाजिक और आर्थिक विकास हो। तो इसलिए हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। राज्य व्यवस्था कहने का मतलब संविधान की हमें इसलिए आवश्यकता है ताकि केंद्रों और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो सके, स्पष्ट पता चले कि केंद्र के पास क्या शक्ति है, राज्यों के पास क्या शक्ति है। अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है, कोई समस्या होता है, तो उसे सुलझाने के लिए केंद्र सरकार सामने आती है संविधान का सहारा लेकर के। संविधान में इन सब शक्तियों का वर्णन मिलता है। और तीसरा नंबर हो जाता है कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके, राष्ट्र का निर्माण हो सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके, साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। चलो आगे देखते हैं।
तो देखो संविधान क्या है, मैंने आपको कल बताया था ना कि राज्य व्यवस्था क्या और संविधान क्या है। तो राज्य व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था, तो कहने का मतलब शासन प्लस व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था संचालन के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान क्या है, तो संविधान का संधि विच्छेद करोगे तो समजोड़ विधान, कहने का मतलब इसका शब्द का अर्थ हो गया कि समान रूप से नियम कानून लागू हो, उसे संविधान। देखो समझौता विधान, तो संविधान का अगर संधि विच्छेद करते हैं समझौता विधान, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का ही अर्थ होता है कि समान रूप से नियम कानून लागू हो, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि एक लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन सा शब्द है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। और पॉलिटी क्या है, पॉलिटी ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया पॉलिटी। ये जो पॉलिटी जो उत्पन्न हुआ है पॉलिश शब्द से उत्पन्न हुआ है, पॉलिश लिख लेना, पॉलिश शब्द से उत्पन्न हुआ है और पॉलिटी ग्रीक भाषा से लिया गया। लेकिन जब बात करते हैं संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका वास्तविक नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका वास्तविक क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका वास्तविक नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ होता है कि शासन करने वाला सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है शासन करने वाला सिद्धांत। परिभाषा अगर देखते हैं तो संविधान मौलिक नियमों उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके सहारे शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसके पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या, मौलिक नियम। मौलिक नियम कानून के बारे में बताया था कि मौलिक नियम कानून क्या है, जिससे कंप्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आप बिल्डिंग खड़ा करते हो तो पिलर आप पहले खड़ा कर लेते हो, दीवार आप बाद में खड़ा करते हो, क्योंकि आपको बाद में पता लगाना है कि दीवार खड़ा करना है या उस पर ग्लास वगैरह लगाना है, शीशे लगाने, क्या लगवाना है। लेकिन पहले क्या होता है ना कि पिलर खड़ा हो गया, उस पर छत का ढलाई हो गया, तो जो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से, जिससे आप बदल नहीं सकते। अगर आपने बदलने की कोशिश किया तो आप छत नीचे गिर जाएगा। पिलर आप बदल नहीं सकते ना, दीवार आप बदल सकते हो, दीवार का डिजाइन चेंज कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पर छत टिका हुआ है, उस पिलर पर टिका हुआ है, वो आप पिलर चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मौलिक नियम का मतलब वही हो जाता है कि संविधान उन मौलिक नियमों का दस्तावेज, वो मौलिक नियमों का दस्तावेज है जिसके सहारे शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान ही है जिसके सहारे शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और संविधान क्या, संविधान एक मौलिक नियमों कानून का दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। तो ये मौलिक नियम क्या हो गया, ये वो मौलिक नियम है जिससे कभी बदला नहीं जा सकता, कंप्लीटली बदला नहीं जा सकता। और मौलिक नियम जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, इसलिए संविधान सर्वोपरि कानून, उस देश का संविधान सर्वोपरि कानून होता है। आई बात समझ में, किसी भी देश का संविधान क्या होता है, सर्वोपरि कानून होता है। तो मौलिक नियम वो है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, और तो मौलिक नियम कानून वो है जिससे कभी बदला नहीं जा सकता, और जिससे कभी बदला नहीं जा सकता इसका मतलब ये है कि संविधान उस देश का सर्वोपरि कानून है, सबसे बड़ा कानून है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। यदि कोई भी नया कानून बनता है तो संविधान के दायरे में रखकर बनाया जाएगा। यदि संविधान के किसी भी नियम कानून का अगर उल्लंघन करता है तो स्वतः शून्य घोषित कर दिया जाएगा, स्वतः शून्य हो जाएगा वो। तो इसलिए बोला गया कि संविधान मौलिक नियमों कानूनों व उप नियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके सहारे शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यह देश का सर्वोपरि कानून होता है, सबसे उच्च कानून होता है। जो भी नए कानून बनाए जाएंगे वो संविधान के दायरे में रख के बनाया जाएगा। संविधान यह निर्धारित करता है कि सरकार के सभी अंग कैसे कार्य करेंगे, मतलब संविधान ये निर्धारित करता है। कहने का मतलब होगा कि संविधान में ही वर्णन होता है कि सरकार कैसे काम करेंगे, केंद्र सरकार कैसे काम करेगा, राज्य सरकार कैसे काम करेगा, केंद्र के पास क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होगी। सारे का सारा निर्धारण कौन करता है, संविधान निर्धारण करता है। ये सारी बातें संविधान में लिखित रूप से वर्णन होता है। संविधान ही है जो देश को राजनीतिक व्यवस्था व बुनियादी ढांचा को निर्माण करता है। संविधान ही है एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है, एक अच्छा समाज का निर्माण करता है, क्योंकि संविधान में कल्याणकारी राज्य का वर्णन मिलता है, सामाजिक और आर्थिक विकास का वर्णन मिलता है। ये सब सारी की सारी बातें संविधान में ही वर्णन है। इसके अलावा जो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना हो और इसकी शक्तियों व कार्यों का सीमांकन करता है। मतलब कार्यपालिका कैसे काम करेगी, विधायिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, और इनकी शक्तियों के क्या वर्णन, मतलब इनके पास क्या क्या शक्तियाँ होगी और इनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनका क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, क्या इनका पावर है, सारे के सारे बातें कहाँ मिलेगा, आपको संविधान में देखने को मिलेगा। जैसे आप भाग 5 पढ़ोगे तो संघ सरकार के बारे में बताया गया है ना, केंद्र सरकार के बारे में बताया गया। भाग 6 पढ़ोगे तो उसमें राज्य सरकार के बारे में बताया गया संविधान में, भाग 5 और भाग 6। तो भाग 5 में 52 अनुच्छेद से लेकर के 52 आर्टिकल से लेकर के 151 तक है, और इसमें 152 से लेकर के 236 तक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा संविधान क्या है
हालांकि मैंने इसको पिछले सेशन में मैंने बता दिया था। संविधान या मौलिक नियमों से क्या तात्पर्य है? संविधान में जो मौलिक नियम जो ये शब्द आया इसका मतलब क्या है? तो मैंने तो आपको बताया था कि मौलिक नियम वो नियम होते हैं जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार से मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया ना, जो पिलर पर जो बिल्डिंग खड़ा होती है पिलर कभी आप चेंज नहीं कर सकते, इंटीरियर डिजाइन चेंज कर सकते है ना, दीवार में आप टाइल्स लगवा दे या टाइल्स लगवा दे, संगमरमर लगा दे या पुट्टी करवा दे या अलग तरीके से पेंट करवा दे, किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर उसे चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार संविधान में मौलिक नियमों का मतलब हो जाता है कि मौलिक नियम वो होते हैं जो बेसिक रूल होता है, सॉरी जो फंडामेंटल रूल होते हैं जिसे आप कभी से चेंज नहीं कर सकते। तो संविधान में मौलिक नियमों से तात्पर्य है जो भी नियम होगा सर्वोच्च होगा। मौलिक नियम से तात्पर्य है कि जो भी नियम होगा संविधान वो सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर का नियम होगा, उससे बड़ा कोई नियम कानून नहीं होगा। जो भी नए नियम कानून बनेंगे इसके दायरे में रख के बनाया जाएगा, इससे पूर्णतः बदला नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले बताया इससे पूर्णतः बदला नहीं जा सकता। इससे संबंधित जो भी नए कानून बनाए जाएंगे इसके दायरे में रहेंगे, अर्थात मूल नियम कानून ही सर्वोच्च होगा। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, सबसे ऊपर का कानून, सबसे उच्च कानून कौन होगा? संविधान होगा। संविधान हर एक किसी भी देश का पढ़ लो, किसी भी देश का अगर सर्वोपरि और कोई किसी को माना जाता है, सर्वोच्च कानून अगर माना जाता है वो संविधान ही है। संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। उदाहरण देखते हैं, मूल संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 में वर्णन है। इसका संरक्षण किया जाएगा। इसमें स्वतंत्रता से संबंधित कुछ खास व्याख्या नहीं है। अगर क्या किस फ्रीडम की बात की जाती है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगर किस फ्रीडम की बात की जाती है तो कुछ खास डेफिनेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद न्यायालय सामने आती है और ये केस आप लोग पढ़ना, मेनका गांधी में आगे पढ़ाऊंगा मैं आगे, आप समझना है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा दूंगा, जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा उसके बाद में न्यायपालिका का जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय दिया गया, जो इंपॉर्टेंट जो फेमस केसेस हैं वो सारे केसेस मैं आपको बताऊंगा। मेनका गांधी केस में बताऊंगा आपको, केशवानंद भारती केस में आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारे केसेस हैं मैं आपको बताऊंगा। तो न्यायालय द्वारा 1978 ईस्वी में, ये डेट याद रखना, 1978 ईस्वी में मेनका गांधी वर्सेस केंद्र सरकार, भारत सरकार के बीच में एक केस आता है। इन दोनों के बीच में जो मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार, ये केस कब का? 1978 ईस्वी का केस है। इसमें बताया गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कि केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कहने का मतलब अनुच्छेद 21 बताता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब आप स्वयं आप अपना आत्महत्या नहीं कर सकते, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप अपना स्वयं आत्महत्या नहीं कर सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकते। तो ये बताया गया अनुच्छेद 21 का, ये आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णन मिलता है, भाग 3 में मिलता है। ये अनुच्छेद कब से कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक रूप से अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो 14 से लेकर के 32 तक देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो भाग 3 में बताया गया मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 21 में जो वर्णन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आप अपने प्राण भी त्याग नहीं कर सकते, है ना, अपना प्राण नहीं त्याग सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 21 में वर्णन मिलता है। तो इसमें जो स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो फ्रीडम की जो बात करता है इसमें कोई खास डेफिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस डेफिनेशन को अगर गहराई से जानना है, समझना है, तो ये केस आपको देखना होगा। मेनका गांधी वर्सेस केंद्र सरकार का केस आपको देखना होगा, भारत सरकार का केस देखना होगा जो 1978 ईस्वी में आया था। इसमें यह बताया गया, इसमें यह व्याख्या किया गया कि ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये फ्रीडम की बात करता है कि इसका मतलब क्या है। तो केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, हमें जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि ये मानवीय गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। इसमें आपको भोजन का अधिकार दिया गया है ना, इस केस में आपको बताया गया भोजन का अधिकार, भोजन में भी संतुलित आहार होना चाहिए, रोजी रोटी पाने का अधिकार, कहने का मतलब रोजगार पाने का अधिकार। आप लोग जो सड़क पर उतर कर देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना। आप लोग सड़क पर उतर कर जो आंदोलन करते हो कि हमारे मांगे पूरी करो, आप लोग जानते हो कि प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रोटेस्ट आप कर सकते हो सरकार के अगेंस्ट। इवन आप भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोकतंत्र का ही मतलब होता है कि हम सरकार को अगर हम चयन किए हैं, सरकार का अगर हमने निर्माण किया तो सरकार के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। ये लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र का ये डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब हमने सरकार का निर्माण किया, हम सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर हमने सरकार का निर्माण किया ना, हमने सरकार का चयन किया, तो हम सरकार से प्रश्न भी कर सकते हैं ना। अगर उनकी अगर बनाए गए नियम कानून अगर हमें पसंद नहीं आता है, हमें मतलब हमारे पक्ष में नहीं बनाया गया है, जो भी उनका जो बनाया गया है नियम कानून बनाया गया है, जो भी नए नियम कानून बनाए गए, तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद हमारा मौलिक अधिकार भी है, लोकतंत्र भी यही कहता है हमारा मौलिक अधिकार भी है।
लेकिन आप रोजगार के खिलाफ हमें वैकेंसी निकालो, बहाली निकालो, इसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करते हो तो याद रखना अनुच्छेद 21 जब मेनका गांधी का जब केस आया था 1978 ईस्वी में, तो मेनका गांधी केस में ये बताया गया हमें केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, मतलब हमें रोजी रोटी का भी अधिकार है। अब एक तरफ बोल रहे हैं अनुच्छेद 21 में कि जीवित रहने का अधिकार है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, मतलब आप सुसाइड भी नहीं कर सकते, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, आप सुसाइड भी नहीं कर सकते, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। तो जब जिंदा रहेंगे तभी तो अनुच्छेद 21 में यह क्लियर साफ साफ मेंशन है कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। तो कहने को हमें जीवित रहना होगा। तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो कैसे हम जीवित रहेंगे। तो मेनका गांधी केस 1978 ईस्वी में ये केस जब सामने आता है तो इसमें बताया जाता है कि हमें रोजगार पाने का अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मेनका गांधी वर्सेस केंद्र सरकार का जब भारत सरकार का जब केस सामने आता है तो हमें बताया जाता है कि हमारा ये मौलिक अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है बल्कि रोजगार पाने का भी हमारा मौलिक अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हमें मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है हमारा। ये कब बताया गया था? 1978 में बताया गया था, मेनका गांधी का जब केस आया था। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण, अब बोल रहे हैं आर्टिकल 21 में बताया जा रहा है कि हम अब सुसाइड भी नहीं कर सकते, मतलब जीवित रहने का अधिकार है। भगवान ने अगर हमें जीवन दिया है तो हमें पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जीना चाहिए। भगवान ने अगर हमें जीवन दिया है तो हमें पूरी तरीके से जीना चाहिए, खुलकर आज़ादी से जीना चाहिए। लेकिन एक तरफ देखते हैं इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलेगा, दूषित पर्यावरण मिलेगा, हम अच्छे से ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा दिन पर दिन हमारा आयु घटते जाएगा। तो ये मेनका गांधी में बताया गया कि हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, शुद्ध पेयजल चाहिए, हमें पीने के लिए शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। रोजी रोजगार के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, रोजी रोटी के लिए हमें रोजगार चाहिए। इसके अलावा हमें संतुलित आहार भोजन चाहिए। ये तमाम प्रकार की बातें बताया गया 1978 ईस्वी में मेनका गांधी केस में। इसके बाद आता है इसके बाद संसद द्वारा एक विधि बनाया जाता है, एक अधिनियम बनाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके लास्ट में राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो एक अधिनियम, एक कानून बन जाता है। तो संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में मूल संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में बनाया गया था। देखो एक नियम कानून बनाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में एक अधिनियम बनता है, एक कानून बनता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मतलब पर्यावरण को, पेड़ पौधों को हम बचाव करेंगे, संरक्षण करेंगे, ये बनता है 1986 ईस्वी में। संसद द्वारा विधि बनाया जाता है, संसद द्वारा ये कानून बनाया जाता है। किसके दायरे में रह करके? मूल संविधान के दायरे में रह करके, मतलब संविधान के दायरे में रह करके। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब हमें जीवित रहने का अधिकार है। हमें क्या है? मतलब जीवित रहने का हमें अधिकार बताता है, हमें अनुच्छेद 21 बताता है जीवित रहने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के अनुच्छेद 21 बताता है प्राण देख स्वतंत्रता, मतलब जीवित रहने का अधिकार हमें बताता है कि अनुच्छेद 21 हम सुसाइड नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, अनुच्छेद हमें 21 ये बताता है। लेकिन एक तरफ हमको स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं मिलेगा, क्या हम अच्छे तरीके से जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो संसद पहले तो न्यायपालिका ने, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दे दिया, है ना, ये निर्णय सुना दिया कि मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार, जब ये निर्णय आया था 1978 ईस्वी में, तो बता दिया गया कि हमें स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। ये किसके दायरे में रखकर निर्णय दिया गया था? तो ये मूल संविधान के दायरे में, अनुच्छेद 21 के दायरे में रखकर ये निर्णय दिया गया था। और संसद ने जो विधि बनाया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और संसद ने जो विधि बनाया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में, ये भी मूल संविधान के दायरे में रखकर के बनाया गया था, अनुच्छेद 21 के दायरे में रखकर के बनाया गया था। आई बात समझ में? मैंने आपको पहले बताया था कि जो देश का जो सबसे सर्वोपरि जो कानून होता है वो संविधान होता है। जब भी नए कानून बनाए जाएंगे तो संविधान के दायरे में रखकर बनाया जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और कुछ भी डिसीजन देते हैं वो भी संविधान के दायरे, मतलब कुछ भी काम हो और कुछ भी नया डिसीजन, कुछ भी नया कानून बन रहा है तो संविधान के दायरे में रखकर बनाया जाएगा। तो संसद द्वारा जो विधि बनाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोले तो विधि या नियम या कानून, तो जो बनाया गया था संविधान के दायरे में रखकर के, अनुच्छेद 21 के दायरे में रखकर के ये बनाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ताकि अच्छा पर्यावरण मिल सके, अच्छा स्वच्छ पर्यावरण मिल सके, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके हमें, इसलिए यह अधिनियम बनाया गया था। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।